नमस्कार दोस्तों, साहित्य विमर्श चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नंदिनी साहू आज आपको आदिकाल की पृष्ठभूमि या परिस्थितियाँ पढ़ा रही हूँ। तो आदिकाल का अगर हम परिवेश देखते हैं तो साहित्य समाज की गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है। किसी भी काल में साहित्य इतिहास को समझने के लिए उस परिवेश को ठीक प्रकार से समझना आवश्यक है। इस दृष्टि से आदिकालीन साहित्य का इतिहास तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आदिकाल की हम सर्वप्रथम देखते हैं आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ। तो राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत हर्षवर्धन का समय 683 ईस्वी मतलब 606 ईस्वी से 643 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने शासन किया और आदिकाल की अवधि 769 ईस्वी से 1418 ईस्वी तक है। इस काल की राजनीतिक परिस्थिति वर्धन साम्राज्य के पतन से आरंभ होती है। जो हर्षवर्धन हैं उनके पतन से आरंभ होती है। अंतिम जो सम्राट थे हर्षवर्धन के समय से ही उत्तरी भारत पर, जो उत्तरी भारत है उस पर यमन ने आक्रमण प्रारंभ कर दिए थे और 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। कब से कब तक माना है? ये 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, जो 8वीं से 15वीं शताब्दी है उसमें जो है हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने और मतलब कि हिंदू सत्ता का हाथ से हो गया और इस्लाम सत्ता का धीरे धीरे हमारे भारत देश में आगमन हुआ, उदय हुआ। उसी की करुण कहानी हमारे आदिकाल में देखने को मिलती है। इसी ने उस मनः स्थिति को जन्म दिया था। जो परिस्थितियां बनी हैं वो सब हमारे जन्म देने के कारण हैं, जिसमें कोई भी एक प्रवृत्ति साहित्य में प्रधान ना हो सकी। आदिकाल में बहुत सारी जो ऐसी प्रवृत्तियां थीं वो एक साथ चल रही थी। आदिकाल के इस युद्ध प्रभावित जीवन में कहीं भी संतुलन नहीं था। जनता पर विदेशी जो आक्रमणकारी हैं उनके अत्याचारों के साथ साथ युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों का क्रम भी बढ़ता चला जा रहा था। वे परस्पर लड़ने लगे और प्रजा पीड़ित होने लगी। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, परमार्दी देव आदि की परस्पर लड़ाइयाँ जो है अंतहीन कहानियाँ बनती गईं और मोहम्मद मीर कासिम राजा दाहर को हराकर मोहम्मद मीर कासिम जो सत्ता पे बैठे। फिर सोमनाथ जो 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के जो सोमनाथ मंदिर है उस पे आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी ने। और फिर मोहम्मद गौरी का तराइन का युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो काल है आदिकाल वो युद्धों का काल रहा है। धर्म और राजाश्रय से मुक्त रहकर कविता करने वाले कवियों की प्रतिभा के विकास के लिए उचित वातावरण नहीं था आदिकाल में। अब हम देखते हैं आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ। तो जो धार्मिक परिस्थितियाँ हैं वो क्या हैं देखते कि 7वीं शताब्दी के साथ देश धार्मिक परिवर्तनों में, जो धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तित हो रहा था और हर्षवर्धन जो हैं, हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाण भट्ट
जो संस्कृत के कवि हैं बाण भट्ट, वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षवर्धन संस्कृत प्रेमी कवि था। इसी के काल में वैदिक धर्म की स्थापना के लिए पंडितों को आश्रय दिया गया और पृथ्वीराज के समय में लोक भाषा को भी महत्व दिया गया। ये पृथ्वीराज जो राजा थे उनके समय लोक भाषा को विशेष महत्व दिया गया। मध्य प्रदेश के प्रतिहार शासक गाहड़वार राजा ने वैदिक भाषा को संरक्षण दिया। सभी धर्म के लोग अपने धर्म की प्रतिष्ठा में लग गए और प्रतिष्ठा में लग गए तो धर्म में विभाजन होने लगा। और जो दक्षिण में शंकराचार्य जी थे, जो अद्वैतवाद की शिक्षा इन्होंने दिया, वो फल फूल रहे थे। दक्षिण से ही आए थे शंकराचार्य जी, वो बहुत ज़्यादा फल फूल रहे थे। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। अब देखते, आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ अत्यंत विषम तथा असंतुलित थी। जनमानस पर गहरा असंतोष, क्षोभ, भ्रम छाया हुआ था, क्योंकि सभी अपने अपने धर्म की प्रतिष्ठा में लगे हुए थे। कवियों ने इसी मानसिक स्थिति के अनुरूप खंडन मंडन किया, हठयोग, वीरता और श्रृंगार का साहित्य लिखा। अब आदिकाल में ही नाथ, साहित्य, सिद्ध इन्होंने अपना पंथ चलाया। तो ये जनता पर जो है ना, जनमानस पर गहरा असंतोष छाया हुआ था और ये अपने अपने संत, कवि संत अपने अपने तरीके से जनता को खुश करने में लगे थे कि जनता हमारी तरफ आ जाए। अब हम देखते हैं आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियाँ। तो सामाजिक परिस्थितियाँ राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के देश की सामाजिक परिस्थिति पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था। जो राजनीतिक आदिकाल की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियाँ थीं, उनका सामाजिक परिस्थितियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। युद्धों के समय उसे बुरी तरह पीसा जाता था। वह ईश्वर की ओर दौड़ता तो सर्वत्र भ्रम और असहायता की स्थिति थी। जाति पाति के बंधन कड़े होते जा रहे थे। उच्च वर्ग के लोग भोग करने के लिए थे तथा निर्धन वर्ग के लोग मानव श्रम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। नारी भी भोग्या मात्र रह गई थी। वह क्रय विक्रय एवं अपहरण की वस्तु बनती जा रही थी। सामान्य जन के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के कारण साहित्य और शास्त्र का ज्ञान सामान्य जातियों की नारी पुरुषों के लिए अप्राप्य था। मतलब सामान्य लोगों के लिए शिक्षा थी ही नहीं। और सती प्रथा भी इस समय के समाज का एक भयंकर अभिशाप था। और देखो, इनमें अनेक प्रकार अंधविश्वास भी बढ़ते जा रहे थे। साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों से की ओर लोगों की दृष्टि रहने लगी थी और सामान्य जनता के लिए शिक्षा थी ही नहीं। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे अज्ञान था समाज में और पितृ सत्तात्मक व्यवस्था का निर्माण हुआ। सूखा, बाढ़ आदि। और इसी समय आदिकाल में ही वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की गई। अब हम देखते हैं आदिकाल की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। तो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ में क्या है, आदिकाल जो है को दो संस्कृतियों के संक्रमण और हास की विकास गाथा भी कहा जाता है। ये जो आदिकाल की सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, तो सांस्कृतिक परिस्थितियां जो है वो दो संस्कृतियों के संक्रमण और हास विकास की गाथा कहा जाता है आदिकाल की सांस्कृतिक परिस्थितियों को। भारत में मुस्लिम संस्कृति के परिवेश के समय यहाँ की विभिन्न जातियों, मतों, आचारों, विचारों आदि में दीर्घकाल से चली आती हुई समन्वय की एक व्यापक प्रक्रिया पूर्णतया को पहुँच रही थी। हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य ने हिंदू धर्म और संस्कृति को
राष्ट्रव्यापी एकता का आधार दिया था। इस आधार पर छोटे मोटे भेदभाव अस्त हो गए थे तथा स्वाधीनता एवं देशभक्ति के भाव दृढ़ होने लगे थे और संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य आदि कलाओं में जातीय गौरव की भावना अभिव्यक्त हो रही थी। जैसे भुवनेश्वर और खजुराहो के जो मंदिर हैं, पुरी, सोमनाथपुरी, बेल्लारो, कांची, तंजौर आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिर आदिकाल के आरंभ के समय ही बनाए गए थे। आवू का जो जैन मंदिर, जो भारतीय स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है, 11वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण देन हैं। जो महमूद गजनवी जो था ना, वो भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता पर मुग्ध था। आदि मुस्लिम संस्कृति का उदय हो रहा था। हिंदू अपने धर्म को बचाने में लगे थे। हिंदू मुस्लिमों के बीच टकराव का समय था और मुस्लिम गायन और वादन नृत्य इनको ज़्यादा महत्व देते थे। आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है वह परंपरागत गौरव से विच्छिन्न तथा मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित है। तत्कालीन जनजीवन के हर स्वरूप पर इस संस्कृति की व्यापक छाप मिलती है। इस प्रकार आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कर्ष प्राप्त निजी परंपरा के हास तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। अब आते हैं आदिकाल की साहित्यिक परिस्थिति। आदिकाल की साहित्यिक परिस्थिति, तो आदिकाल की साहित्यिक परिस्थितियां में देखते हैं कि जो आदिकाल है, आदिकाल में 3 धारा या 3 प्रकार के साहित्य लिखे जा रहे थे। कौन कौन से 3 प्रकार के साहित्य? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश और हिंदी भाषा। 3 तरह के, संस्कृत, दूसरा प्राकृत एवं अपभ्रंश और तीसरा हिंदी भाषा। ये 3 प्रकार के ग्रंथ लिखे जा रहे थे। तो संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत, अपभ्रंश के श्रेष्ठ साहित्य भी प्रभूत मात्रा में, मतलब बहुत मात्रा में इसी युग में लिखा गया है। जैन आचार्यों ने प्राकृत अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी को भी माध्यम बनाया। इस काल का साहित्य स्पष्टतः राजा, धर्म, लोक के 3 आश्रयों में विभाजित हो चुका था। मतलब राजाश्रित, धर्माश्रित और लोकाश्रित, ये 3 आश्रयों में विभाजित हो चुका था। केवल हिंदी ही इस काल की ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुखर हो रही थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो साहित्यिक परिस्थितियां हैं वो आदिकाल की 3 धाराओं में बटी हुई थी। अब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्टेटमेंट देखते हैं कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं सदी का, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। और रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा दूहा से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ये 2 स्टेटमेंट हैं बहुत महत्वपूर्ण। अब देखते हैं अपभ्रंश या प्रारंभिक हिंदी को। सबसे पहला प्रयोग अपभ्रंश का पतंजलि में मिलता है और अपभ्रंश को देश भाषा जॉर्ज ग्रियर्सन और भरत मुनि ने कहा है। अब देखते प्रारंभिक हिंदी का नामकरण और प्रस्तोता। तो पुरानी हिंदी का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है? प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। और आरंभिक रूप
प्रारंभिक हिंदी को आरंभिक रूप किसने माना है? जो प्रारंभिक रूप है उसको अबहट्ट भोला शंकर व्यास बोलते हैं। और अब उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी राहुल संस्कृतायन। और आदिकाल की अगर हम भाषा देखते हैं तो आदिकाल की जो भाषा है वो डिंगल और पिंगल है। तो डिंगल अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित, जो रासो काव्य में देखते हैं हम, जिसमें द्वितीय शब्द जो टा ठाड़ा ढा वीर कथा लिखे गए। रासो काव्य डिंगल में वीर कथा लिखे गए। और पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज जो मधुर श्रृंगार वाले हैं, गेय काव्य ललित्यपूर्ण, वह पिंगल। नमस्कार।